अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम अरब दुनिया के एक कदीम तरीन मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में ओमान के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये वही सरजमीन है जहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दौर में शदाद बादशाह ने जन्नत बनाई थी। यहाँ वो भाला किला भी मौजूद है जिसे जन्नात ने बनाया था, और यहाँ वादी जिन भी मौजूद है जहाँ गाड़ी न्यूट्रल करके खड़ी की जाए तो वो खुद ब खुद चलने लगती है। इस सरजमीन पर हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की दुनिया की सबसे लंबी कब्र मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार ऐसे मुकामात मौजूद हैं जो तारीख से माला माल हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओमान ऑफिशियली तौर पर सल्तनत ओमान कहा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत अरब मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन से मिलती हैं। इस खूबसूरत मुल्क का कुल रकबा 3,90,500 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है और इस सरजमीन पर 45,20,471 लोग आबाद हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरब लोगों की नहीं है। इस आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, मिस्री, इजिप्शियन ये तमाम लोग शामिल हैं। हत्ता कि फिलिपाइन और युगांडा के लोग भी इस मुल्क में एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये सरजमीन का दूसरा बड़ा सबसे खूबसूरत तरीन शहर सलाला शहर है। ये शहर अरब लोगों के लिए कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है। यहाँ जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में मौसम ठंडा और ज़बरदस्त हो जाता है। पूरे अरब के मुल्कों के लोग इस मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यानी इस मौसम में हवाएं हल्की हल्की नमी और ठंडक वाली हो जाती हैं। इन दिनों में पहाड़ सरसब्ज हो जाते हैं और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। यहाँ इन दिनों में एक खूबसूरत मेला भी लगता है जहाँ लोग खूब इंजॉय करते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 1500 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर में 3,31,950 लोग आबाद हैं। लेकिन ये आबादी सिर्फ वहाँ के अरबी वतनी लोगों की नहीं है, इसमें दीगर ममालिक के लोग भी शामिल हैं। तो चलिए अब हम इस मुक़द्दस सरजमीन की सैर करते हैं। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े आशिक हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार मुबारक इसी शहर में मौजूद है, यानी सलाला में जो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में वाक़या है। ये वही हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं जिन्होंने सारी उम्र अपनी वालदा की खिदमत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक अजीम रुतबा पाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद होते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिल सके। उन्होंने जागती आंखों से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को देखा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हो पाई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा की खिदमत थी। इनके मज़ार पर सालाना हज़ारों लोग हाज़िरी देते हैं और फातिहा का नजराना पेश करते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशियों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। अब हम ज़ियारत करेंगे इस दुनिया की सबसे लंबी कब्र की, यानी हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मज़ार। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कब्र दुनिया की सबसे लंबी तरीन कब्र है, जिसकी लंबाई 12 मीटर के करीब है। ये मज़ार मुबारक भी सलाला में मौजूद है, जहाँ सालाना हज़ारों लोग जाके फातिहा का नजराना पेश करते हैं। नाजरीन, आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि सलाला शहर के करीब एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसे जन्नात का गांव कहा जाता है। यहाँ के लोग शाम के वक्त इसके करीब से नहीं गुजरते। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि यहाँ बनने वाला भाला फोर्ट यानी किला जन्नात ने तामीर किया था और इस किले को सिर्फ एक रात के अंदर ही मुकम्मल कर लिया गया था। इसमें कितनी हकीकत मौजूद है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। अलबत्ता यहाँ के लोग सिर्फ जिन्नात के खौफ से यहाँ पर नहीं आते और ये पूरा गांव आज भी अपनी असली हालत में पुराने ज़माने का बना हुआ मौजूद है। लोग दिन के टाइम यहाँ पर आते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, शाम होने से पहले वापस लौट जाते हैं। सुनने में आता है कि रात के वक्त यहाँ कार गाड़ियों के ड्राइवर्स को इंसानी शक्ल में जिन्नात खड़े होकर रोकते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता। ये लोग फिर डर के मारे दोबारा इस तरफ सफ़र नहीं करते। अगर हम शदाद बादशाह की बनाई हुई जन्नत पर नज़र डालें, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, ये खंडरात बहुत पुराने हो चुके हैं।
سننے میں آتا ہے کہ یہ جنت ہر دن زمین میں دھنستی جا رہی ہے، اس کے آثار آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ یہ جنت شاداد بادشاہ نے بنوائی تو بہت شوق سے تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اس جنت کو دیکھنا شاداد بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہوا اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کوچ کر گیا۔ اس جنت کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ٹورسٹ حضرات یہاں پر آتے ہیں۔ ناظرین، سلالہ شہر میں حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے جو پہاڑ کے بیچ میں بنا ہوا ہے۔ یہاں وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ چشمہ بھی موجود ہے جہاں سے بیماری کے بعد ان کو اللہ کے حکم سے شفا ملی۔ اس چشمے کو شفا چشمہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ یہاں اکثر آتے ہیں، نہاتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس چشمے میں نہانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب ہم سیر کریں گے ملکہ بلقیس کے محل کی، جو کہ سلالہ میں بالکل سمندر کے سامنے بنا ہوا ہے۔ اس محل کے باہر ایک ایسی تختی بھی نصب ہے جس کے اوپر لکھا ہے، یہ قلعہ آج سے 300 سال پہلے بھی موجود تھا۔ یہ ایک بہترین اسلامک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے پورے عمان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ یہ محل باہر دیکھنے سے انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو چلیے اب ہم آپ کو سامری جادوگر دکھاتے ہیں جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ اس محل کے باہر ایک بورڈ لگایا گیا ہے جس کے اوپر اس محل کی ساری تاریخ موجود ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ 1000 سال پرانا ہے۔ یہ وہی سامری جادوگر ہے جو عرب عورتوں کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر جنات کے ذریعے اپنے پاس لاتا اور پھر اس پر جادو کرتا، جس کے نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ خوبصورت عورت اس کے قبضے میں آ جاتی اور خود اس کے پاس آتی۔ پھر یہ جادوگر اس عورت سے اچھا اور برا ہر طریقے کا کام کرواتا۔ آج بھی اگر آپ عمان جائیں تو وہاں کی عرب عورتوں کے برقعے دیکھیں، جن کو وہ لوگ عبایا کہتے ہیں، تو وہ پیچھے سے لمبے ہوتے ہیں، یعنی عورتیں چلتی ہیں تو پیچھے سے پاؤں کے نشان مٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کلچر آج سے کئی سو سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ موجودہ دور میں سامری جادوگر کا محل انتہائی خستہ حالت کا ہے، اس لیے یہاں جانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی محل کے اندر سامری جادوگر اور اس کی بیوی دونوں کی قبریں موجود ہیں۔ عمانی عورتیں آج بھی ڈر کے مارے یہاں نہیں آتیں۔ سلالہ کے اندر ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جسے وادی جن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہی وادی ہے جہاں پر آپ کی گاڑی نیوٹرل کر کے کھڑی کر دی جائے تو وہ خود بخود چلنا شروع کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ اچھی خاصی سپیڈ پکڑ لیتی ہے۔ لوگ یہاں آتے ہیں اور گاڑیوں کو نیوٹرل کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر گاڑی آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ عمان ایک عرب ملک ہے اور یہاں کی قومی زبان عربی ہے۔ یہاں ٹوٹل آبادی کا 95% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور 5% کرسچن لوگ اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 17ویں نمبر پر آتا ہے، آبادی کے لحاظ سے 150ویں نمبر پر آتا ہے۔ ناظرین، چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس مقام کو جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا۔ اس پہاڑ پر اونٹنی کے پاؤں کے نشان اور خون کے نشان آج بھی موجود ہیں، اور یہ نشان قیامت تک ایسے ہی موجود رہیں گے۔ اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا عذاب نازل ہوا تھا۔ عمان کا دارالحکومت دیکھا جائے تو مسقط سٹی ہے، جو اس ملک کا سب سے عظیم اور بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 3500 مربع کلومیٹر ہے، اور اس شہر کی کل آبادی 17,20,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ عمان کا سب سے بڑا بزنس ہب بھی ہے۔ ملک کے تمام حکومتی ادارے اور ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ تمام بینکوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی اس شہر میں موجود ہیں۔ یہ مشرق وسطی کا قدیم ترین شہر مانا جاتا ہے۔ پورے عمان میں خوبصورت اور بہترین روڈز بنائے گئے ہیں جو کہ اکثر اوقات پہاڑوں کے بیچوں بیچ گزرتے ہیں۔ یہاں ٹیکسی اور بس ٹرانسپورٹ کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ عمان کے اندر ٹیکسی اور بسز زیادہ تر عمانی لوگ ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ غیر ملکیوں کو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹیکسی کو چلائیں۔ عمان کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی شاپ بھی چلاتے ہیں، تو وہاں پر عمان کے سلطان کی تصویر ہونا لازمی ہے۔ یہ وہاں کا قانون ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں بلدیہ کی طرف سے جرمانہ بھی دیا جاتا ہے۔ عمان
एक अरब मुल्क और गर्म मुल्क है। यहाँ गर्मियों में गाड़ियों के बम्पर्स तक पिघल जाते हैं और खुश्क और गर्म हवाएं साल के तकरीबन 10 महीने चलती हैं। ओमान में चलने वाली करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन करेंसी मानी जाती है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी तकरीबन 750 रुपये के बराबर है और इंडियन 250 रुपये के बराबर है। पूरे मुल्क में सफाई इतनी है कि देखने वाले का दिल खुश हो जाता है। ओमानी लोग प्यार मोहब्बत वाले हैं। यहाँ शादी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती है। ओमानी कल्चर को सामने रखते हुए शादियाँ की जाती हैं। ओमानी रक्स होता है जिसमें मर्द और औरतें सब शामिल होते हैं। खाने का वसी इंतज़ाम भी होता है, जिसमें एक डिश को सर फहरिस्त रखा जाता है, जिसमें मटन सर फहरिस्त है। यहाँ के लोग भी दूसरे अरब मुल्कों की तरह सारा साल कहवा, खजूरें और खुश्क मेवाजात खाते हैं। यहाँ की ट्रेडिशनल डिश को देखा जाए, यहाँ का ओमानी हलवा पूरे अरब में इंतहाई मशहूर और मरूफ है। यह हलवा खजूरों और खुश्क मेवाजात के साथ तैयार किया जाता है। इस हलवे की कीमत दूसरे तमाम हलवों से थोड़ी ज़्यादा होती है। ओमान के लोगों का लिबास तनवार है, लेकिन ये दूसरे अरब मुल्कों की तरह सर पर रुमाल और गातरा नहीं रखते, बल्कि एक ख़ास किस्म की टोपी पहनते हैं जो कि इनके कल्चर को ज़ाहिर करती है। ओमान की औरतें सोने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ये औरतें सोने से ख़ास मोहब्बत रखती हैं। यहाँ की औरतें और मर्द खुशबू लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी ओमान के मुतालिक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।